हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एसपी बख्शी का इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 6। 5 पार्ट तक आप लोगों को पहले ही मिल चुका है और आप लोगों का कमेंट बहुत दिन से आ रहा है कि सर नेक्स्ट पार्ट कब आएगा इसका, और जल्दी कंप्लीट करवा दो, जिसे साइनो एंटो का कंप्लीट करवाया है वैसे करवा दो। तो देखो, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी चैनल का ग्रोथ जो होता है वो कैसे होता है, कैसे पॉसिबल होता है, तो आप स्टूडेंट्स के बदौलत ही होता है। और आप कैसे हेल्प करते हो, तो मान लिया जाए आप अगर लाइक करते हो किसी वीडियो को, तो अगला बंदा जो भी विजिट करता है चैनल पे उसको लगेगा हाँ इतने सारे लाइक्स हैं, इसका मतलब ज़रूर है कि यहाँ पर जेन्युइन टीचर पढ़ा रहा है और काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहा होगा, तभी इतने सारे लाइक्स होते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो लोगों तक ये पहुँचेगा कैसे, और मेरे चैनल का ग्रोथ कैसे होगा। बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ है, तो मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग भी अपने तरफ से कोशिश करो। और ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को तो वन साइडेड लव स्टोरी तो ऐसे भी पसंद नहीं होगा, है ना। तो मैं ही वन साइडेड क्यों मेहनत करूँ, थोड़ा सा तो आप लोगों को वक्त लगता है। 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ा देते कमेंट में, बजाय इसके कि सर नेक्स्ट पार्ट कब करवा रहे हो, नेक्स्ट पार्ट कब करवा रहे हो, उसके बजाय कि कमेंट में कभी भी तो लिखो कि सर आज मैंने इतने सब्सक्राइबर बढ़वाए हैं, सर आप चेक कर सकते हो। तो यार थोड़ा सा ना मिजाज थोड़ा सा अलग होता है और एक अलग किस्म का एक मोटिवेशन सा मिलता है कि चलो यार कोई बंदा अपने तरफ से मेहनत कर रहा है, मैं एक ही बंदे के खातिर लेकिन मेहनत करूँगा और वीडियो बनाऊँगा, तो ऐसा लगता है, फील होता है अंदर से। लेकिन आप लोग कुछ करते हो नहीं अपने तरफ से, बस डिमांड ही डिमांड करते हो। तो चलो कोई नहीं, 1-2 बंदे ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी पसंद हैं, उन लोग तो रेगुलर बेसिस पे लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब तो बढ़वाते ही हैं सब्सक्राइबर, और शेयर भी करते हैं अपने तरफ से, बहुत कोशिश करते हैं। उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। तो चलो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन यार कोशिश करना मेरे चैनल पे थोड़ा सा ध्यान देना। काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए, लेकिन वैसा कुछ ग्रोथ पता नहीं चल रहा है। अब समझ सकते हो अभी तक वीडियो मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हो कितने दिनों से मैं बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करो और देखो क्या है ये। और जिसको भी शेयर करो ना, तो ये वाला लाइन ज़रूर बताओ उसको कि यार कैसे मेथड से मैं इडियम में फ्रेजेस को पढ़ा रहा हूँ और बाकी चैप्टर को कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो उन लोगों को थोड़ा सा ये पता चले कि हाँ यहाँ पर कोई है जो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है। और मैं रुकूंगा नहीं, मैं ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। हाँ थोड़ा सा स्लो कर सकूंगा कभी कभी, तो उसके पीछे का वजह मैं बता ही दिया कि मैं मोटिवेट नहीं होता, तो कभी कभी थोड़ा सा छोड़ भी देता हूँ और अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाता हूँ। और कभी कभी वीडियो नहीं बनाने के पीछे रीज़न होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ अपने लाइफ में, बहुत सारे काम करने होते हैं मुझे घर पे, तो उसके वजह से नहीं कर पाता। लेकिन कोशिश ये है हमारी कि कम से कम इस प्लेलिस्ट को भी कंप्लीट करवा दूँ, इडियम एंड फ्रेजेस को भी। तो आप टेंशन मत लो, जितने भी स्टार्ट हो गए हैं, जितने भी प्लेलिस्ट आपके बने हुए हैं, एक ना एक दिन उसको कंप्लीट करवाना ही है। और मुझे अगर सब्सक्राइबर ढूंढने का कोई दूसरा तरीका निकालना पड़े, मान लिया जाए कोई दूसरा कोर्स स्टार्ट करना पड़े, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी तो कोशिश ये होगी कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और थोड़ा बहुत मेरे चैनल का ग्रोथ हो, तो उस हिसाब से मैं दूसरा कोर्स भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा कोर्स स्टार्ट करने के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करो कि अपने तरफ से सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और कॉम्पिटिटर जितने हैं, जितने भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों तक मेरे वीडियो को ज़रूर पहुँचाओ। और अगर आप पहुंचाते हो, शेयर करते हो, तो पता है उससे क्या होगा, आपके अंदर का जो ग्रेटिट्यूड की भावना है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो स्ट्रांग होने के बाद क्या होगा कि आपको आपका जो लगाव है इस चैनल से, त्रिगीतम इंग्लिश चैनल से जो लगाव है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, और जिसके प्रति आपका आदर और सम्मान और लगाव बढ़ जाता है ना, तो समझो कि आपके दिमाग तक उनकी बातें जो है, पढ़ाने का जो स्टाइल है, वो बहुत दिलो दिमाग तक बैठ सी जाती है। तो यह है आपका फर्स्ट नंबर, बाय एंड बाय। इसका मतलब होता है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। अब देखो बाय एंड बाय ना एक किसी फिक्स किस्म का आपका इडियम नहीं है, ये फ्रेज है, एक तरह का फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हो। फ्रेजल वर्ब तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं है, लेकिन ये फ्रेज है, ये इडियम। तो ये जो है इडियम और फ्रेजेस, इसमें से ये इडियम नहीं बल्कि फ्रेज है। तो इसका मतलब होता क्या है, इसका डायरेक्ट मीनिंग आपको याद होने चाहिए कि बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। अब इसी तरीके का मैं एक पीछे भी इडियम बता चुका हूँ, फ्रेज बता चुका हूँ, बाय बाय द बाय, बाय द बाय देख चुके हो आप लोग पहले। तो इस बाय द बाय से, बाय एंड बाय से कंफ्यूज मत करना। बाय द बाय का मतलब क्या था उस वक्त, इसका मतलब था बाय द वे, दोनों का मतलब सेम था। मतलब बाय द वे और बाय द बाय का मीनिंग सेम था। इसका मतलब क्या था, तो वैसे भी,
इन दोनों का मतलब था वैसे भी, और इस बाय एंड बाय सिर्फ द की जगह एंड आ गया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। और बाय एंड बाय का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, तो इसका मतलब है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ठीक है, अब जरा देखो इसका क्या है एग्जाम्पल में, ही इज़ रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर लॉन्ग इलनेस। इसका कहने का मतलब है कि वह जो है व्यक्ति जो है वो बहुत दिनों से जो बीमार अवस्था से चल रहा था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। बाय एंड बाय, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है। अब जरा देखो नेक्स्ट है आपका ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का ओरिजिन कैसे है ये मैं बताता हूँ आपको। पहले इसका मीनिंग देख लो। इसका मतलब है एरिस्टोक्रेटिक ब्लड। तो ब्लू ब्लड और एरिस्टोक्रेटिक ब्लड का दोनों का सेम मीनिंग होता है। इन दोनों का मीनिंग होता है सुपीरियर और फिर एक्सीलेंट क्लास के लोग जो होते हैं, समाज के जो सुपीरियर लोग होते हैं, एक्सीलेंट क्लास के जो लोग होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुलीन वर्ग के लोग, तो वैसे लोगों को बोलते हैं ब्लू ब्लड। अब जरा समझेंगे कि ब्लू ब्लड का जो स्टोरी है वो ये आया कहाँ से ब्लू ब्लड। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप पता है ना, अगर बायो आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो पता होगा, ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ओ होता है एंड ए एंड बी होता है। ए जो होता है, ए इसका खोज किसने किया, ब्लड ग्रुप का खोज, तो इसका खोज किसने किया आप कमेंट में लिख सकते हो अभी, लेकिन मैं बता देता हूँ आंसर क्या है इसका। तो इसका खोज किया लैंस स्टीनर नामक एक व्यक्ति ने। लैंस स्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसका खोज किया है ये ब्लड ग्रुप का। तो ध्यान देना आप लोग, ब्लू ब्लड के ओर हम लोग जा रहे हैं कि इसका ओरिजिन आया कहाँ से। तो जब उन्होंने मतलब लैंस स्टीनर ने सारे तरह के लोगों का ब्लड सैंपल लिया तो पाया कि राजवाड़े फैमिली के लोगों के ब्लड में, राजवाड़े फैमिली, राजवाड़े मतलब जो राजघराने से आते थे, उसके ब्लड में कॉपर की मात्रा पाए गए। कॉपर मतलब पता है ना, तांबा, Cu जिसका होता है सिंबल, Cu जिसका सिंबल होता है कॉपर का, तो कॉपर की मात्रा क्या हुआ, पाया गया। तो कॉपर जो है, वो जो कॉपर पाया गया ना, तो वो ब्लू कलर को इंगित करता है। कॉपर, आप ध्यान देना, ये जो कॉपर है वो किस कलर को इंगित करता है, तो ब्लू कलर को इंगित करता है, ये वाला ब्लू कलर को इंगित करता है। और वैसे भी राजवाड़े परिवार के सदस्य के जब रिस्ट मतलब जो कलाई होता है उसको जो ट्विस्ट करके देखा गया, तो उनके जो विंस थे ना, विंस मतलब जो नस होते हैं जिससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, तो नज़र आते हैं किस कलर के, एकदम ब्लू कलर के नज़र आते हैं। और जबकि खेतों में काम कर रहे लोगों या फिर बोल सकते हो फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं, उनके विंस को, उनके रिस्ट को जब ट्विस्ट करके देखा गया तो ब्लू नहीं बल्कि पेल या फिर विटिस नज़र आते थे। विटिस मतलब जो गेहुआ कलर का जो होता है उस तरीके का नज़र आने लगा। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो राजवाड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके ब्लड जो है ना वो थोड़ा सा ब्लू कलर पे आता है। तो आप याद रखने के तरीके से याद रख सकते हो कि जो राजवाड़े फैमिली से होते हैं, खास करके जो यूरोप कंट्री के जो राजा हुआ करते हैं, काफ़ी तो गोरे होते हैं सारे के सारे लोग, लेकिन जो राजा फैमिली से आते हैं उनके जो विंग्स है ना वो ऊपर से ही आपको ब्लू नज़र आएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि जो ब्लू ब्लड का मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि सुपीरियर या फिर एक्सीलेंट क्लास के लोग, काफ़ी कुलीन वर्ग के लोग। और सच बात है कि लैंस स्टीनर ने इस तरीके का प्रयोग किया हुआ था। करीब 600 व्यक्तियों का सैंपल लिया हुआ था और कुछ व्यक्ति उसमें वर्कर थे और बहुत सारे व्यक्ति जो थे वो राजवाड़े फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जैसे कॉपर पाया गया, ये भी फैक्ट है, ये बनी बनाई स्टोरी नहीं है। तो याद रखने के लिए सिर्फ आप याद रख सकते हो कि कौन लोगों के विंस ब्लू दिखते हैं और किसके पेल या फिर किसके विटिस दिखते हैं। तो जो राजवाड़े फैमिली के लोग होते हैं उसके जो विंस होते हैं, ब्लड जो होते हैं वो बाहर से नज़र आते हैं कि ब्लू कलर है। ठीक है, तो आप ब्लू ब्लड से समझ लेना कि इसका मतलब होता है सुपीरियर और फिर एक्सीलेंट क्लास के लोग और फिर कुलीन वर्ग के लोग। अब ज़रा देखो नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट, अच्छा इसका एग्जाम्पल नहीं बताया मैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, दो माई फ्रेंड हैज़ ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज़ वेरी मीन एंड वल्गर। मतलब यद्यपि मेरे फ्रेंड जो है, मेरी फ्रेंड है, वो ब्लू ब्लड है। ब्लू ब्लड मतलब वो काफ़ी सुपीरियर फैमिली से बिलोंग करती है। येट फिर भी हर कंडक्ट मतलब उसका जो बिहेवियर है, कंडक्ट मतलब जो उसका आचरण है, इज़ वेरी मीन एंड वल्गर, बहुत ही नीच है। मीन मतलब नीच और वल्गर है, वल्गर का मतलब क्या,
तो वल्गर का मतलब बोल सकते हो अश्लील, है ना। तो काफ़ी नीच और अश्लील है उसकी हरकतें। तो ब्लू ब्लड का मतलब याद रखना कि इसका मतलब होता है एक्सीलेंट क्लास के फैमिली से बिलोंग करना। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, कैरी मैटर्स विथ ए हाई हैंड। अब देखो, कैरी मैटर्स विथ ए हाई हैंड का क्या अर्थ है, तो इसमें ही आपके मीनिंग छुपे हुए हैं। कैसे? कैरी मैटर्स का क्या मतलब है, तो मैटर्स का मतलब होता है मामला अब फिर किसी समस्या, और कैरी मैटर्स का मतलब है किसी मामले या समस्या को डील करना या सुलझाना। और आपका हाई हैंड है, हाई हैंड का क्या अर्थ होता है, तो इसका भी शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है कठोर या फिर कठोरता से। अगर इसके साथ विथ लगा दो, विथ या हाई हैंड, तो इसका मतलब है कठोरता से। तो इसका सेंस जो है वो इसी से रिफ्लेक्ट हो रहा है, देख रहे हो, इसी में छुपा हुआ है कि कैरी मैटर्स विथ ए हाई हैंड, इसका मतलब है टू डील विथ ए पर्सन स्ट्रिक्टली। इसका मतलब क्या हो गया एक तरह से, तो किसी व्यक्ति से काफ़ी सख्ती से पेश आना या किसी मामले को कठोरता से निपटाना, इसको बोलते हैं कैरी मैटर्स विथ ए हाई हैंड। तो इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ था, कैरी मैटर्स और हाई हैंड मतलब सख्ती से किसी के सामने पेश आना। अब जरा देखो इसका एग्जांपल क्या दिया है, द ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री कैरिड मैटर्स विथ ए हाई हैंड एंड एक्सपेल्ड 2 वर्कर्स हु वर काउट डूइंग मिसचीफ इन द ऑफिस। इसका क्या मतलब है, तो द ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री का जो मालिक है वो क्या किया, कैरिड मैटर्स विथ ए हाई हैंड, मतलब वो काफ़ी सख्ती से पेश आया किसके सामने, तो अपने वर्कर्स के सामने, एंड एक्सपेल्ड 2 वर्कर्स, और 2 वर्कर्स को निष्कासित कर लिया, हु वर कॉट, जो पकड़े गए थे, डूइंग मिसचीफ इन द ऑफिस, जो पकड़े गए थे ऑफिस में शरारतें करते हुए। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया कि कैरी मैटर्स विथ ए हाई हैंड का मतलब होता है कि इसका मतलब क्या बताया, तो किसी व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आना और किसी मामले को कठोरता से निपटाना। ठीक है, अब जरा देखो फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है आपका क्लिप वंस विंग्स। क्लिप वंस विंग, इसका मतलब है टू वीकन द पावर। इसका मतलब क्या हुआ एक तरह से, तो किसी की शक्ति को कमज़ोर कर देना, यही मीनिंग इसका दिया हुआ है। अब जरा देखो क्लिप का क्या मतलब होता है, तो क्लिप का जब शाब्दिक मीनिंग पर जाओगे तो इसका मतलब होता है काट कर निकाल देना या फिर छांट कर निकाल देना। और विंग्स का मतलब क्या होता है, तो पंख। तो किसी के पंख को आप काट कर निकाल देते हो तो क्या होता है, एक तरह से उसके पावर को विकन कर देते हो, उसके पावर को आप कम कर देते हो। बात समझ रहे हो, तो इसका मीनिंग का जो रिफ्लेक्शन है साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो क्लिप वंस विंग्स का मतलब है किसी की शक्ति को कम कर देना। अब जरा देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, माई एल्डर सिस्टर इज़ वेरी एम्बिशियस, मतलब मेरी जो बड़ी बहन है वो काफ़ी एम्बिशियस है, वो अपने एम को लेकर बहुत ही सतर्क है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने एम्बिशन की तरफ जाना चाहती है। बट माई मदर विल श्योरली क्लिप हर विंग्स, लेकिन मेरी माँ क्या करेगी, निश्चित ही श्योरली क्लिप हर विंग्स, उसके पावर को क्या करेगी, वीक कर देगी। बात समझ रहे हो, तो क्लिप हर विंग्स का मतलब है किसी के पावर को कम कर देना, कमज़ोर कर देना। ठीक है, अब जरा देखो फिफ्थ नंबर कम होम टू। कम होम टू का अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड। इसका क्या अर्थ होता है, टू अंडरस्टैंड मतलब समझ में आना, इसका मतलब है समझ में आना। अब देखो ये आया कैसे, इसके पीछे का स्टोरी क्या है, तो देखो जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ इसको ना बस एक स्टोरी की भांति सुनना, इसको सीरियसली मत लेना। ठीक है, अब जरा देखो कैसे स्टोरी की तरह सुनना है आपको। तो लोग कहते हैं ना कि परिंदा मतलब क्या होता है, पक्षी। तो परिंदे जो होते हैं लाख आसमान को छू ले और फिर लाख भटक ले इधर उधर, आखिरकार वो घर को ही आएगा, शाम ढलते ही वो घर को ही आएगा। अब स्टोरी ज़रा ध्यान से सुनना। जब चीड़ा चिड़ी झगड़े कर बैठते हैं ना, चीड़ा चिड़ी मतलब समझ रहे हो, चिड़िया और चिड़िया कई बोलते हैं उसके मेल फीमेल को, चिड़ा इन चिड़ी। तो चिड़ा चिड़ी जब झगड़े कर बैठते हैं और चिड़ा मुंह फुलाकर घर से निकल जाता है ये कहते हुए कि चलो मैं तेरी दुनिया छोड़कर कहीं और चला। फिर जब क्या होता है, दुनिया सैर कर लेता है वो चिड़ा, दुनिया की सच्चाई को जान लेता है, तो शाम होते होते क्या करता है, घर को ही लौटता है। जब चिड़ी पूछती है चिड़े से, हैव यू कम टू दिस क्रूएल वर्ल्ड, फिर से सुनना इसको, फिर से एक बार सेंटेंस को बोल रहा हूँ, हैव यू कम होम टू दिस क्रूएल वर्ल्ड,
क्या तुम इस जालिम दुनिया को समझ पाए? मतलब कहीं शरण नहीं मिला आपको, वापस घर को ही लौट आए। तो चिड़ी क्या पूछती है? चिड़ी पूछती है कि क्या आप समझ पाए? कम होम टू दिस क्रूएल वर्ल्ड। कम होम टू, बार बार सुनना, कम टू होम नहीं है, कम होम टू दिस क्रूएल वर्ल्ड है। तो इसका अर्थ है कि क्या आप समझ पाए इस दुनिया को, इस जालिम दुनिया को समझ पाए? तो सिंपल सी बात है कि किसी पक्षी का शाम होते ही घर को लौट आना और रूठ करके बाहर जो चला जाता है वो चिड़ा और वापस लौट कर आता है, तो क्या करके आता है? इस दुनिया को समझ करके आता है, इस दुनिया को समझ करके आता है। तो कम होम टू का अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना, समझ लेना, किसी की सच्चाई को जान लेना। अब जरा देखो क्या ये, सीमा वांटेड टू बी अ टीचर। सीमा नाम की एक लड़की है, वो क्या बनना चाहती थी? तो टीचर बनना चाहती थी। इन द कॉलेज, जब वो कॉलेज में थी, बट सून इट केम होम टू हर, लेकिन तुरंत ही वो उसकी समझ में आ गई। इट केम होम टू हर मतलब उसकी समझ में आ गई दैट कि शी वॉज नॉट फिट फॉर द जॉब एज शी वॉज ओनली अ ग्रेजुएट, कि वह इस जॉब के लिए फिट नहीं थी, बिल्कुल योग्य नहीं थी। क्यों? क्योंकि एज शी वॉज ओनली अ ग्रेजुएट, क्योंकि वो सिर्फ ग्रेजुएट थी, उसके अलावा उसके पास और भी जो टीचर बनने की क्राइटेरिया होती हैं वो सारे डिग्रीज नहीं थे। तो कम टू होम नहीं है, कम होम टू, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझ में आ जाना। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 6th नंबर, कम टू अ स्टैंड स्टिल। ध्यान से सुनना, कम टू अ स्टैंड स्टिल, इसका मीनिंग दिया हुआ है कम टू अ सडन स्टॉप। मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब है कि देखो, स्टैंड स्टिल का पहले मीनिंग समझो। स्टैंड स्टिल का मतलब ही होता है ठहराव, विराम जिसको बोलते हैं, गतिरोध। बात समझ रहे हो? तो स्टैंड स्टिल का मीनिंग यही है, और यहीं पर गतिरोध का भी मीनिंग दे रखा है, स्टॉप मतलब ठहराव, विराम, गतिरोध, जो भी बोलो इसको। अब देखो, रोड पर आप क्या देखते हो? बम्प देखते हो, जर्क जो रहता है, तो वो सब देखते हो। जब गाड़ियाँ उसके सामने जाते ही क्या होती हैं? एकदम ठहर सी जाती हैं। तो वहाँ आप क्या करते हो? जर्क को देख करके अपनी गाड़ी को सडन स्टॉप करते हो? बिल्कुल करते हो, है ना? अब देखो, तो इसका मीनिंग और सेंस साफ साफ आपको रिफ्लेक्ट होते नज़र नहीं आ रहा कि कम टू स्टैंड स्टिल। मान लो कोई बम्प है रोड पे, तो उसके सामने आप आते हो तो क्या करते हो? सडन स्टॉप करते हो, जाहिर सी बात है। तो इसका मीनिंग क्या है? साफ क्लियर इसी में छुपा हुआ है कि कम टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब होता है अचानक रुक सा जाना, अचानक ठहराव हो जाना। अब जरा देखो यहाँ पर क्या दिया है इसका एग्जाम्पल, व्हेन वी वर गोइंग टू मसूरी यस्टरडे, कि जब हम लोग कल मसूरी को जा रहे थे, आवर कार केम टू अ स्टैंड स्टिल, हमारी कार जो है वो क्या हो गई? ठहराव पे हो गई, मतलब अचानक रुक सी गई। आवर कार केम टू अ स्टैंड स्टिल मतलब हमारी कार रुक गई राइट इन द मिडल ऑफ द जर्नी, बिल्कुल जर्नी के बीच में ही रुक सी गई। तो अचानक रुक जाना का बोलते हैं कम टू अ स्टैंड स्टिल। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट आपका 7th नंबर क्या कह रहा है, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ तो दिया है यहाँ पर टू कम आउट सक्सेसफुली, मतलब सफल होकर बाहर आना, इसका यही अर्थ है। अब कम ऑफ पर चलो, कम ऑफ जब मैं फ्रेजल वर्ब पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी ये मिला था। तो कम ऑफ का क्या मतलब होता था? पहला मीनिंग है कम आउट मतलब बाहर निकलना, और जो दूसरा मीनिंग मैं बताया था जिस सेंस में इस बुक में दिया हुआ है फ्रेजल वर्ब में, वहाँ पर कम ऑफ का मतलब क्या दिया हुआ था? तो इसका मतलब दिया था कि इसका जो मतलब दिया था कि सफल होना, कम ऑफ का मतलब ही सफल होना है। तो इतने दूर से भी आप पकड़ सकते हो कि इसका मतलब भी क्या हो सकता है? तो सफल होना। लेकिन यहाँ पर है विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका क्या अर्थ है? अब जरा देखो, यहाँ पर जो कलर्स है ना, ये कलर्स वो किस चीज़ को रेफ़र करता है, किस चीज़ को इंगित करता है? तो नेवल फ्लैग्स को, जरा ध्यान से सुनना, नेवल फ्लैग्स, इस चीज़ को आप नेवल फ्लैग्स जो होते हैं, आपके जो जहाज़, समुद्री जहाज़ होते हैं, उसके कभी फ्लैग्स को देखा है? वो काफ़ी कलरफुल होता है ना? तो कलर जो है इस चीज़ को इंगित करता है। मैं ओरिजिन की तरफ जा रहा हूँ कि आया कहाँ से, और इसका ओरिजिन है कि एक समुद्री लड़ाई से जब वॉरियर्स मतलब योद्धा जो लोग जो होते हैं, समुद्री लड़ाई से अपने कलरफुल फ्लैग्स को लेकर के बाहर आ रहे होते हैं, तो पब्लिक दूर से ही समझ जाती है कि वे जीत कर आने सफल होकर आ रहे हैं। इससे इसका एक बैटल से इसका रिलेशन है।
इसका ओरिजिन है। और वैसे भी फ्रेजल वर्ब जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त बताया था कि कम ऑफ का मतलब ही क्या होता है, तो इसका मतलब ही होता है कि सफल होना। तो अब साफ साफ क्लियर हो गया कि जब भी कोई युद्ध से लड़ाई जीत करके आ रहा होता है तो वो किस तरह से बाहर आ रहा होता है, कम आउट कर रहा होता है, कम ऑफ कर रहा होता है, बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स को लहराते हुए, अपने जो फ्लैग्स होते हैं तो उसको क्या करते हैं, लहराते हुए, जो काफ़ी कलरफुल होते हैं। तो इसका मतलब है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब कि सफल होकर वापस लौटना और फिर सफल हो जाना, सिंपल मीनिंग में। अब ज़रा देखो इसका क्या दिया है एग्जाम्पल। द फाइनल फुटबॉल मैच वॉज वेरी क्रूशियल। जो फाइनल मैच था फुटबॉल का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही क्रूशियल था। बट फाइनली वी वन एंड कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब है लेकिन फाइनली हम लोगों ने क्या किया, मैच को जीत लिया। वी वन द मैच एंड केम ऑफ, बाहर आया और फिर सफल होकर आया, विथ फ्लाइंग कलर्स। मतलब पूरा बोलो, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब हम लोग सफल होकर वापस आए। अब जरा देखो नेक्स्ट वन है क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वंस माइंड का मतलब है टू अकर टू वन सेल्फ। अब देखो इसको समझने में भी ज़रा सा मुश्किल होता है कि टू अकर टू वन सेल्फ का क्या मीनिंग है भाई। तो देखो इसका मतलब सिंपल है, क्रॉस वंस माइंड का सिंपल मीनिंग है ध्यान में आना, और वो भी अचानक सा दिमाग में आना, कोई चीज़ का ख्याल आ जाना अचानक सा, उसको बोलते हैं क्रॉस वंस माइंड। तो ज़रा देखो इसका मीनिंग भी साफ साफ है कि आपके क्रॉस वंस माइंड का क्या है कि किसी के दिमाग से होकर गुजरना, इसको यही बोल सकते हो। किसी के दिमाग की, वंस का मतलब किसी का, माइंड मतलब दिमाग, और उससे क्रॉस होना मतलब उससे गुजरना। तो किसी के दिमाग से होकर गुजरना मतलब कोई बात का अचानक ख्याल आ जाना या फिर ध्यान में आना कहलाता है क्रॉस वंस माइंड। क्लियर है अभी। अब जरा देखो एग्जाम्पल में से पता चलेगा आपको और ज़्यादा कि इन द एग्जामिनेशन हॉल इट क्रॉस्ड माई माइंड, कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में था तो ये अचानक मुझे ख्याल आया, मेरे दिमाग में अचानक से आया, ध्यान में आया, दैट आई हैड लेफ्ट माई पेन आउटसाइड ऑन द टेबल, कि मैं बाहर में क्या कर दिया, टेबल पे अपना पेन छोड़कर चला आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस वंस माइंड का अर्थ क्या था, तो ध्यान में आना, अचानक ख्याल में आना। नेक्स्ट है आपका 9th नंबर, क्राई फॉर द मून। अब जरा देखो इसका मीनिंग क्या दिया है। तो क्राई फॉर द मून का मतलब होता है टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। मतलब इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में विश करना, चाहत रखना, इच्छा रखना जो पॉसिबल ही ना हो। तो चंद्रमा के लिए रोना, इसका मतलब ये तो यही है, सिंपल सा मीनिंग कि चंद्रमा के लिए रोना मतलब असंभव वस्तु की कामना या फिर इच्छा रखना। जैसे अगर कोई बच्चा रोने लगे कि मुझे बस मून ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मून चाहिए, तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं काफ़ी जिद करने लग जाएं, रोने लग जाएं, तो क्या है, वो एक तरह से इम्पॉसिबल चीज़ों की कामना कर रहा है ना। तो इसका मीनिंग भी इसका साफ साफ इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है इसका एग्जाम्पल, द होप ऑफ विनिंग द लॉटरी, मतलब जो आशा है लॉटरी जीतने की, अमाउंटिंग टू लैक्स ऑफ रुपीज़, जिसका कीमत कितना है, लैक्स ऑफ रुपीज़ है, बहुत लाखों का कीमत है। इज़ सिंपली क्राइंग फॉर द मून, ये क्या है, एक तरह की ऐसी इच्छा है जो मून को पाने के समान हो, बिल्कुल इम्पॉसिबल इच्छा है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है, क्राई फॉर द मून का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब है असंभव वस्तु की कामना करना और फिर असंभव वस्तु की इच्छा रखना। अब 10th नंबर है, करी फेवर विद। इसका मतलब है विन फेवर ऑफ समबडी। इसका मतलब है किसी की पक्षपाती असमर्थन गेन करना। अब जरा ध्यान से सुनना, इसका ध्यान से सुनना। यहाँ पर करी जो है ना, तो जो इंडियन सब्जी का जो करी होता है ना, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, ये ध्यान देना। तो यहाँ जो है ये जो आया है ना, इसका ओरिजिन जो हुआ है वो इससे हुआ, देखना ध्यान से। टू करी फेवल, टू करी फेवल से आया है ये। इसका ओरिजिन इससे आया है एक फ्रेंच स्टोरी से, और उस फ्रेंच स्टोरी में जो होता है फेवल, वो फेवल क्या होता है पता है, फेवल जो होता है एक घोड़े का नाम होता है, एक रेस का एक घोड़ा होता है, उस घोड़े का नाम होता है। और करी जो होता है, और ये फेक घोड़ा होता है एक तरह से, और करी जो होता है वो एक तरीके का तरीका है, प्रोसेस है घोड़े को सजाने का, घोड़े को सजाने का इसका एक तरीका है। तो बस यहीं तक आप लोग समझना कि इसका स्टोरी बस इतना ही तक है। लेकिन मैं जो अब अपनी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनना। अब वो याद रखने के तरीके आपको समझ में आएगा। तो एक बार क्या होता है
कि एक पंचायत होता है, पंचायत मतलब एक पंचायत में बहुत सारे गांव होते हैं, तो उस पंचायत में रेसिंग हो रहा होता है घोड़ों का। लेकिन एक गांव ऐसा भी था उस पंचायत में जिसके मुखिया के पास कोई घोड़ा नहीं था, लेकिन क्या था, एक गधा था, एक गधा था और बस एक ही गधा था, कोई घोड़ा नहीं था। तो अब यहाँ पर प्रेस्टीज की बात आ जाती है, इज्जत की बात आ जाती है कि नहीं भाई सारे गांव से एक घोड़े जाएंगे तो मेरे गांव से घोड़े क्यों ना जाए। तो क्या करता है वो, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना और इसी से रिलेट करते हुए कह रहा हूँ। वो व्यक्ति क्या करता है, उस गांव का जो मुखिया होता है वो अपने गधे को घोड़े के जैसे सजा देता है। ध्यान देना, वो अपने गधे को कैसे सजाता है, बिल्कुल घोड़े की तरह सजा देता है। और घोड़े की तरह सजाने का यहाँ पर अर्थ ये है, ये रेफर इस बात का करता है कि वो खुशामद कर रहा है, वो चापलूसी कर रहा है। किसका? गधे का चापलूसी कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है, चापलूसी कर रहा है उसका। और किस तरीके से उसको उसकी चापलूसी कर रहा है, उसको बार बार कह रहा है कि नहीं, तू अपने दिमाग में बिठा ले कि तू एक घोड़ा ही है, तू बस घोड़ा ही है, तुम्हारी ताकत बहुत है, तू रेस को जीत सकता है। इस तरीके से उसको मोटिवेट करता है, उसकी खुशामद करता है, उसकी चापलूसी करता है। और अगल बगल वाले सोचते हैं कि यार मुखिया हमारे तो पागल हो गए हैं, ये कुछ भी कहे जा रहा है, ये तो गधे को भी घोड़ा कहे जा रहा है। तो मुखिया सबको सांत्वना देता है कि नहीं भाई, यहाँ पर इज्जत की बात है। अब गधे के सामने कोई गधा मत बोलना, इसको सब बोलना कि मेरा घोड़ा जीतेगा, मेरा घोड़ा जीतेगा अगर रेस में ये चला जाता है तो क्या कर रहा होता है वो घोड़ा, जब रेसिंग स्टार्ट होने को होता है, जो रियल स्टोरी वो मैं बता रहा हूँ कि जब वो रेस स्टार्ट होने को होता है तो उस वक्त क्या करता है, लाइन में जो गधा खड़ा रहता है वहाँ पे और घोड़ा बनकर, और मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है कि मैं ही सबसे छोटा हूँ लेकिन मैं जीतूंगा, क्योंकि सारे गांव वाले बोले हैं कि मैं ही जीतूंगा। उसके दिमाग में भरसा दिया। जैसे घोड़ा रेस स्टार्ट होने वाला होता है तो क्या करता है पता है मुखिया, अपने पॉकेट से कुछ एक मुट्ठी कुछ निकालता है और जो उसका घोड़ा होता है, उसका बनावटी घोड़ा होता है, उसके पूंछ को उठाकर पीछे डाल देता है। और जैसे ही डाल देता है वो घोड़ा क्या करता है, जो बना हुआ घोड़ा है उसका, वो इतने तेज़ रफ्तार से दौड़ता है कि रुकने का थमने का नाम ही नहीं लेता। वो दौड़ता ही रह जाता है और फाइनली रेस को जीत भी लेता है। और पता है वो घोड़े के पीछे क्या डालता है, वो मिर्ची का पाउडर डालता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो मिर्ची का पाउडर डालना यहाँ क्या इंगित कर रहा है, तो किसी को नुकसान पहुँचाना। और उसको जो फालतू का उसके अंदर जो जोश भर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, उसको एक तरह से उसकी चापलूसी कर रहा था, सारे गांव वाले मिलकर चापलूसी कर रहे थे गधे की और उसका मनोबल बढ़ा रहा था। ये किस चीज़ को इंगित करता है, तो चापलूसी करने को इंगित करता है। और कनिंग वे में कहने का मतलब है धूर्त रूप से। और जीतना क्या है, जीत गया मतलब प्राइज तो गधे के पास रहा नहीं, प्राइज तो मुखिया के पास होगा। तो जीतने का मतलब है अपना काम बनवाने के लिए। तो यहाँ पर इस स्टोरी का मतलब क्या है, खैर इसका मीनिंग बहुत सारे चीज़ों से रिलेट किया जाता है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ करी फेवर विद का क्या स्टोरी है। तो इसका मतलब होता है, इसका जो स्टोरी है वो क्या है कि इस तरह से गधे की चापलूसी करके घोड़े के रेस में उसको डाला जाता है और रेस को जीत लिया जाता है। मतलब क्या है कि धूर्त तरीके अपना करके अपना काम निकलवाना। तो इसका दो मीनिंग है, दो मीनिंग क्या, एक ही सेंस में दोनों मीनिंग। पहला मीनिंग है कि किसी व्यक्ति का पक्षपाती करके या फिर समर्थन गेन करना, पक्षपाती गेन करना या फिर समर्थन गेन करना। और दूसरा मीनिंग क्या है, तो किसी की चापलूसी करके अपना काम निकलवाना। बात समझ रहे हो? तो किसी की भले ही उसकी क्या उसका कोई नुकसान हो जाए, लेकिन उसकी चापलूसी करके अपना काम निकलवाना कहलाता है करी फेवर विद। और ये आया है जो फ्रेंच स्टोरी से, टू करी फेवल गधे का नाम रहता है या फिर घोड़े का नाम रहता है। और करी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, इसका शाब्दिक मीनिंग है फ्रेंच में एक ऐसा प्रोसेस जो घोड़े को सजाया जाता है। तो याद रखना, करी फेवर विद का मतलब होता है क्या, फिर से दोहरा रहा हूँ, किसी की पक्षपाती या फिर समर्थन गेन करना, या फिर दूसरा मीनिंग अपना काम निकलवाना। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एग्जाम्पल में, नीना गेव अ लॉट ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट्स टू हर साइंस टीचर। मतलब नीना नाम की एक लड़की रहती है, वो अपने साइंस टीचर को बहुत सारे कॉस्टली मतलब महंगे प्रेजेंट्स मतलब गिफ्ट देती है। टू करी फेवर विद हिम मतलब उसका समर्थन पाने के लिए, वो अपना काम निकलवाने के लिए क्या करती है, बहुत महंगे महंगे प्रेजेंट्स देती है, गिफ्ट देती है साइंस टीचर को। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, मैं काफ़ी मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग का अभी क्या फ़र्ज़ है, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का
आपका भी दायित्व है। तो चलिए पहले रैपअप कर दूँ, इस क्लास को रैपअप करने से पहले इसका रिकैप कर दूं, पहले मीनिंग इसका दोहरा दूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए तुरंत। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, बाय एंड बाय का मतलब है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे। ब्लू ब्लड का अर्थ होता है एरिस्टोक्रेटिक ब्लड, इसका मतलब सुपीरियर एक्सीलेंट क्लास के वर्ग से बिलोंग करना और फिर कुलीन वर्ग से बिलोंग करना। नेक्स्ट आपका कैरी मैटर्स विथ ए हाई हैंड, मतलब टू डील विथ ए पर्सन स्ट्रिक्टली, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है किसी मामले और किसी व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा सख्ती से निपटना, काफ़ी ज़्यादा सख्ती से पेश आना किसी के सामने। नेक्स्ट क्या है आपका क्लिप वंस विंग, क्लिप का मतलब बताया था काटना, छाँट देना, काट कर निकाल देना। तो किसी की विंग्स को काट कर निकाल देने का मतलब है कि किसी की पावर को कम कर देना। कम होम टू का मतलब है टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना। कम टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब है अचानक रुक सा जाना। नेक्स्ट आपका कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, मतलब टू कम आउट सक्सेसफुली, मतलब सक्सेस होकर ही वापस आना, सफल होकर ही वापस आना। नेक्स्ट है आपका क्रॉस वंस माइंड, क्रॉस वंस माइंड का मतलब होता है टू अकर टू वन सेल्फ, इसका मतलब है कि अचानक से कोई बात का ख्याल आ जाना दिमाग में, फिर ध्यान में आना। नेक्स्ट आपका क्राई फॉर द मून, मतलब टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब ऐसी चीज़ों की कामना करना, इच्छा रखना जो इम्पॉसिबल हो पाना। नेक्स्ट आपका करी फेवर विथ का मतलब है विन फेवर ऑफ समबडी, मतलब किसी के पक्षपाती या समर्थन गेन करना, या फिर चापलूसी करके धूर्त तरीके से अपना काम निकलवाना, क्या कहलाता है, करी फेवर विथ। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।